स्वागत है दोस्तों आप सभी का राम आईएएस पर। मेरा नेम है ऋचा। आज हम मेडिवल हिस्ट्री में लोधी वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही में अगर आप नोट्स लेना चाहें, फुल नोट्स यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं और चाहते हैं कि एक फुल कंबाइंड नोट्स हो, तो पूरा यूपीएससी का प्री प्लस मेंस का 2500 में फुल जीएस का नोट्स मिलता है, जिसे आप परचेस कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं नोट्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ आपको इम्पोर्टेंट हैंडआउट्स मिल जाते हैं, कुछ पीडीएफ मिल जाती हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लोधी वंश के बारे में। तो लोधी वंश के बारे में देखें तो देखिए, अभी तक हमने जितने भी सल्तनतकारी पढ़े उनमें हमने सभी में देखा था कि वो जो है वो एक अलग वंश से बिलोंग करते थे, यानी तुर्क वंश से बिलोंग करते थे। लेकिन जब लोधी वंश की स्थापना जो है वो बहलोल लोधी के द्वारा की गई, तो बहलोल लोधी जो था ये अफगान वंश से बिलोंग करता था। तो दिल्ली सल्तनत में याद रखिएगा, प्रथम बार जो है वो बहलोल लोधी के द्वारा नींव रखी गई थी लोधी वंश की। और ये जो थे ये अफगान वंश से बिलोंग करते थे। लोधी वंश में टोटल जो है ये 3 शासक हुए, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। सभी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बहलोल लोधी से। बहलोल लोधी का टाइम पीरियड 1451 से 1489 तक माना जाता है, और ये माना जाता है कि लोधी वंश का संस्थापक था। ये मेन इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि आपको याद रखना है। अब बहलोल लोधी जब दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है, तो उसमें बहुत ज्यादा दिल्ली सल्तनत में अराजकता फैल चुकी थी। अब उससे पहले जो लोधी वंश की नींव रखने से पहले जो शासक थे वो विलासी प्रवृत्ति में हो चुके थे। सरदार जो थे वो बहुत ज्यादा स्वतंत्र हो चुके थे। तो अब इनको कंट्रोल में करने के लिए अब ये कुछ नीतियां लेकर आता है, कुछ कार्य करता है। लेकिन बहलोल लोधी जो था ये काफी ज्यादा दूरदर्शी था, बुद्धिमान था और कूटनीतिज्ञ था। पहले जो बहलोल लोधी हुआ करता था ये सुल्तान बनने से पहले सरहिंद का सूबेदार हुआ करता था। अब सुल्तान बनने के बाद, अब देखिए जब ये है अफ़गान का अफ़गान का के साथियों से क्या है ये बंधक, इसने जो है अब उनको बिलीव दिलाने के लिए कि ये जो है अच्छे से कार्य कर सकता है, तो इसने बंधुत्व का व्यवहार किया। और जो पहले उसमें राज्य में अराजकताएं फैली थी, जो षड्यंत्र चल रहे थे, उनको इसने कम करने की कोशिश की। बहलोल लोधी जो है ये लोधियों की एक जनजाति हुआ करती थी, साहू खेल। तो मेनली जो है ये साहू खेल जनजाति से बिलोंग करता था। अफगानी तो था, लेकिन साथ ही साथ ये जो है ये साहू खेल, ले लिख गया था खेल है। साहू खेल जनजाति से संबंधित था। साथ ही में इसने जो है तुर्की शासन की जगह कबीलाई अफगानी शासन को बढ़ावा दिया। अपने साम्राज्य में ये तुर्की शासन की बजाय बहुत सारे जो पहले के शासन चले आ रहे थे वो तुर्की शासन पे डिपेंडेंट थे, तो इसने तुर्की शासन की बजाय कबीलाई शासन पर ज्यादा भरोसा किया। साथ ही में बहलोल लोधी ने एक प्लेस हुआ करती थी, तो संभल में दरिया खां को, कोल जो है वो अलीगढ़ में पड़ता था, ईसा खां को, साकेत में मुबारक खां को, मैनपुरी और भोंगांव में राजा प्रताप सिंह के विरुद्ध इसने जो है कुछ सफल अभियान किए थे। ये यहाँ के अलग अलग राज्यों के राजा हुआ करते थे। ये चाहता था कुछ क्षेत्रों को जब विजिट करेगा, कुछ अच्छी नीतियां लेकर आएगा, तभी तो सरदारों का विश्वास जीत पाएगा और प्रजा के लिए जो है ये एक अच्छा शासक सिद्ध होगा। तो इसने जौनपुर के सरपी वंश को भी विजिट कर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। इसमें जो इसकी सबसे मेन बड़ी उपलब्धि जो है वो यही मानी जाती है, जब इसने जौनपुर के शासक को विजिट किया था। और जब ये जौनपुर के शासक से विजिट होता है, तो उसके बाद ही जब बहलोल लोधी जो है ये अपनी प्रजा में बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था, तो उसके बाद जब ये बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था, तो इसने धौलपुर कालपी बाड़ी के सरदारों से भी इसे ऐसा फील हो रहा था कि भय है इसकी सत्ता पलट जो है वो कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इसकी अधीनता स्वीकार करने के साथ साथ अब उनको भी
पराजित कर देता है और वो जो सरदार थे वो इसकी अधीनता भी स्वीकार कर लेते हैं, साथ ही में बहुत सारा नजराना भी दिया। तो अब जब बहुत सारे सरदार जो है इसे नजराना देते हैं तो इसे क्या इसे बहुत ज्यादा धन का लाभ होता है। साथ ही में बहलोल लोदी ने चांदी का सिक्का चलाया था जो अकबर से पहले उत्तरी भारत में अकबर की नीति मानी जाती है कॉइन चलाने में जो बहुत अच्छी थी, लेकिन इसका भी एक व्यापार का बहुत अच्छा साधन उत्पन्न होता है यहाँ से। साथ ही में नेक्स्ट जो रूलर है वो है सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी के बारे में नेक्स्ट कहानियां देखते हैं। बहलोल लोदी के मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था निजाम खान यानी सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण करने वाला सिकंदर लोदी जो था ये नेक्स्ट सुल्तान बनता है। अब जब ये नेक्स्ट सुल्तान बनता है सिकंदर लोदी तो सुल्तान थे, जो अमीर वर्ग था वो थोड़ा सा डर में भी था या कह लीजिए संकोच में भी था कि हम सिकंदर लोदी को रूलर कैसे बनाए। अब ये इसलिए था क्योंकि सिकंदर लोदी के जो मदर थी वो हिंदू थी, तो कहीं ना कहीं एक प्रभुत्व दिखता है। फादर जो थे वो अफगानी थे और मदर जो थी वो हिंदू थी। तो कुछ जो है परंपराएं वो उनकी माँ के द्वारा भी लागू की गई नहीं होंगी, तो इसलिए सुल्तान जो है वो थोड़ा सा डर रहे थे कि अगर हम हो सकता है कि इसकी विचारधारा जो है वो अपनी मदर वाली हो। तो जब ये नेक्स्ट शासक बनता है तो ये सिकंदर लोदी जो था ये काफी चतुर शासक था। तो इसने क्या है अपने जो इसके जो खिलाफ जो विपरीत स्थितियां थी उनका इसने दमन किया। साथ ही में जो हिंदू जनता थी उसके प्रति जो है ये अच्छी नीतियां नहीं अपनाता है, यानी उनके प्रति जो है इसने असहिष्णुता की नीति अपनाई और इसने ये प्रूफ किया कि ये जो है ये एक कट्टर अफगानी मुसलमान शासक है। तो जो उस टाइम का अमीर वर्ग चाहता था तो इसने जो है वो प्रूफ किया, ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद सिकंदर लोदी जब शासक बन जाता है तो इसने अपनी शक्ति को और ज्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश की। साथ ही में इसने सरदारों और जागीरदारों की जो बहुत ज्यादा मात्रा में संख्या हुआ करती थी, तो उसे उसे इसने क्या है संगठित करने की कोशिश की। अब बहलोल लोदी ने ही जो है वो बारबक शाह जो था ये बहलोल लोदी का ही पुत्र हुआ करता था, एक और पुत्र हुआ करता था। तो इसने जो है जौनपुर जीतता है, बहलोल लोदी जब जौनपुर जीतता है तो जौनपुर का शासन संभालने के लिए जो है वो किसे दे देता है, बारबक शाह को दे देता है। ये इसका एक और बेटा होता है, याद रखिएगा। अब बारबक शाह जो था ये अब बारबक शाह यानी सिकंदर लोदी का जो है बारबक शाह भाई हुआ, ब्रदर हुआ। तो बारबक शाह जो था ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। इसके ही शासन काल में सिकंदर लोदी ने शासन करने के बाद भी जौनपुर की सत्ता जो है इसके पास ही रहने दी। लेकिन बारबक शाह जो था ये एक विलासी सेना नायक था और जब इसने जौनपुर में ही इसी के टाइम पीरियड में सरकी शासक हुसैन शाह ने जो है विद्रोह कर दिया था, तो बारबक शाह जो था ये विद्रोहों का दमन नहीं कर पाता है, जिसके चलते सिकंदर लोदी जो है वो बारबक शाह से जौनपुर को छीनकर अगेन दिल्ली सल्तनत में ही मिला लेता है और बारबक शाह को ऐसा माना जाता है कि इसने जो है सिकंदर लोदी ने जेल में कैद करवा लिया था और बाद में जेल में ही जहर देकर बारबक शाह को मार डाला गया था, तो ऐसा माना जाता है। अब ये बारबक शाह के बाद कुछ इतिहासकार ये भी मत रखते हैं कि इनके साथ जो है कुछ अमीर वर्ग जो था वो मिला हुआ था, इसलिए ऐसा सिकंदर लोदी को करना पड़ा। तो खैर ये जो है ये अलग अलग मत हैं, अलग अलग मतों पर हमें नहीं जाना है। सिकंदर लोदी के शासन के टाइम पीरियड की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की जो है वो स्थापना की थी। साथ ही में सिकंदर लोदी ने जो बहलोल लोदी के द्वारा राजत्व सिद्धांत चलाया गया था, तो उस राजत्व सिद्धांत को उसने त्याग कर अपना दूसरा राजत्व सिद्धांत जो है
वो स्थापित किया। और इसका जो कंट्रोल था सरदारों पे, वो अमीर वर्ग पर, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था सिकंदर लोदी का। क्योंकि इससे हमें पता चलता है, वो अपने एक कथन में ये कहता है कि अगर, यानी सिकंदर लोदी कहता है, अगर मैं अपने किसी एक गुलाम को भी पालकी पर बिठा देता हूँ और अगर मैं अपने सरदारों को ये आदेश दूं तो वो उसे कंधे पर उठा लेंगे। तो अगर एक समाज का अमीर वर्ग या सरदार जो है, वो अगर किसी गुलाम को अपने कंधे पर उठा सकते हैं सिकंदर लोदी के कहने पर, तो इससे हमें एक चीज दिखती है कि इसका प्रभुत्व जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से रहा होगा सरदारों पर। तो ये खैर अपने एक कथन में कहता है। उसके अलावा 1949 में सिकंदर ने बनारस के आसपास वाला जो एरिया था, उसमें इसने हुसैन शाह को पराजित किया था। और इसने अपने अभियान में बंगाल से बिहार तक का क्षेत्र जो था विजिट कर लिया था। अब दिल्ली सल्तनत तो इसके कब्जे में था, लेकिन बंगाल से बिहार तक का जो एरिया था वो भी इसने विजिट कर लिया था और अपने साम्राज्य यानी दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश में इसने मिला लिया था। अब जब ये आगरा की स्थापना करता है तो 1504 एडी में करता है, लेकिन कुछ और साक्ष्यों के अकॉर्डिंग 1506 एडी में मिलता है। जब आप वनडे एग्जाम देते हैं तो अगर ये पूछा जाए कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब की थी, अगर आपको 1504 ऑप्शन में दिया हो तो आपको उसे टिक कर देना, और मान लीजिए अगर नहीं दिया हो तो आपको 1506 एडी में इसको टिक कर देना है, क्योंकि इसमें कुछ इतिहासकारों में जो है वो मतभेद ऐसा माना जाता है। अब ये जो है किसानों के प्रति जो है इसकी नीतियां काफी अच्छी थी। इसने कृषि कार्यों में बढ़ावा देने के लिए भी कुछ अलग से कार्य किए, और जो अलाउद्दीन खिलजी की नीतियां थी, इन्हें इसने उन्हीं नीतियों को अ, मतलब करने की कोशिश की। अब इसने क्या है, पहले इसने भूमि की माप कराई और फिर भूमि पर जो है इसने संतुलित कर लगाई। इससे इसे जो है, अब इसने जो जिस नाप के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया था, इसने पहले नाप के लिए कितने 39 अंगुल का एक पैमाना विकसित किया था। उस पैमाने को जो है वो गज ए सिकंदरी कहा जाता है। तो इसमें जो है गज ए सिकंदरी नामक एक पैमाने का प्रयोग किया। अब ये जो गज की लंबाई है, इसमें भी इतिहासकारों में या विद्वानों में मतभेद है। फिर भी इसे हम आमतौर पर ये देख सकते हैं कि ये 30 से 33 इंच के बीच रहा होगा। कितना? 30 से 33 इंच। अब इनमें कुछ कुछ चीजों में जो है ये इतिहासकारों में अलग अलग चीजों को लेकर मतभेद रहते हैं। तो उन मतभेदों पे हमें बहुत ज्यादा नहीं जाना है। साथ ही में मुसलमानों में ये जो था, ये काफी ज्यादा जो कुप्रथाएं थी मुसलमानों में भी, हिंदुओं में, तो उनको इसने बंद करवाया। जैसे मुहर्रम में जो ताजिया निकाली जाती है, उस ताजिया को इसने बंद करवा दिया। साथ ही में जो महिलाओं को पीरों की मजारों पर जाने में और पीरों की ही याद में वो क्या करती थी, जुलूस निकालती थी, तो उस जुलूस निकालने पर भी इसने जो है मनाही कर दी। और हिंदुओं के लिए यमुना में हिंदुओं के स्नान पर रोक लगा दी। और वहां पर जो लोग जैसे किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तो लोग जो है वहां पर बाल मुड़वाते थे, तो उसे भी बंद करवा दिया गया। इसको बंद करवाने के पीछे जो मेन मोटिव था वो ये था कि जो हमारी रिवर पॉल्यूशन होता है, तो उस रिवर पॉल्यूशन को जो है वो रोका जा सके। साथ ही में ये फारसी भाषा का भी अच्छा खासा जानकार था और इसने फारसी में ही गुलरुखी नाम से काफी सारी इसने कविताएं लिखी थी। अब नेक्स्ट आ जाता है इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट रूलर जो है वो है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 1517 से 26 ईस्वी तक। इब्राहिम लोदी का जो टाइम पीरियड है। अब इब्राहिम लोदी अब सॉरी सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका जो सबसे बड़ा बेटा था इब्राहिम लोदी, वो 1700 में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है, यानी लोदी वंश का नेक्स्ट शासक बनता है।
जब ये शासक बनता है तो सरदारों में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होता है, बिकॉज इससे पहले सिकंदर लोदी जो है उसने अपने टाइम पीरियड में काफी अच्छे कार्य किए थे, जिससे सरदार जो थे वो खुश थे और उन्हें बिल्कुल भी डाउट नहीं था कि इब्राहिम लोदी जो है वो नेक्स्ट अच्छे से कार्य करेगा या नहीं करेगा। तो पहली जो है ये राजकुमार जलाल खां के विरुद्ध जब शासक बनता है तो कार्य करता है। अब ये जलाल खां के विरुद्ध क्यों कार्य करता है? क्योंकि कुछ ऐसे अफगान सरदार थे जो काफी ज्यादा स्वार्थी थे और अपने स्वार्थ हितों को साबित करने के लिए या फायदा लेने के लिए वो लोधी वंश जो था उसका बंटवारा करना चाहते थे, विभाजन करना चाहते थे। और जलाल खां जो था ये इब्राहिम का छोटा भाई था। तो इब्राहिम का छोटा भाई था, तो ये क्या करते हैं, जौनपुर उसे जो है वो जौनपुर ले जाते हैं और जौनपुर ले जाके उसे जो है वो गद्दी पर बिठा लेते हैं। लेकिन जो इब्राहिम लोधी था वो ये मानता था कि अगर राज्यों का धीरे धीरे राज्यों का बंटवारा होने लगा और एकजुटता नहीं रही तो उससे जो है वो राज्य पर संकट उत्पन्न हो सकता है। तो उसने क्या किया, उसने जो है वो अपने भाई से जो है वो गद्दी छीन ली और अपने आप को एकमात्र लोधी वंश का या दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो है वो घोषित करता है। अब वो उसे जो है उत्तराधिकार के लिए संघर्ष ना हो तो टोटली जो है वो जलाल खां को अपने रास्ते से हटा देता है। अब इसके कुछ अभियान थे, दो अभियान इसके माने जाते हैं, एक ग्वालियर का अभियान माना जाता है और दूसरा जो है मेवाड़ का अभियान माना जाता है। इसके पराजय में मेवाड़ का अभियान जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में भूमिका निभाएगा, आगे हम इसे देखेंगे। तो इब्राहिम लोदी के ग्वालियर अभियान में हम देखते हैं कि इब्राहिम लोदी ने जो है ये चाहता था कि इसकी सत्ता, देखिए शासक जो है जितने ज्यादा क्षेत्र विजित करेगा उतनी ज्यादा मात्रा में वो जो है वो अपनी प्रजा में जो है वो काफी ज्यादा फेमस हो जाएगा और साथ ही में जो सरदार हैं उनके सामने भी जो स्थिति है वो शासक की अच्छी हो जाएगी। तो ये सल्तनत की स्थिति जो है वो मजबूत करना चाहता था और इसने ग्वालियर को जीतने की योजना बनाई। 1518 में ये 1518 में ये जो है ये ग्वालियर पर आक्रमण करता है और ग्वालियर को विजित भी कर लेता है और अपने राज्य में मिला लेता है। अब जब ये 1518 में ग्वालियर की विजय प्राप्त करता है तो ये सोचता है कि चलो अब नेक्स्ट आक्रमण जो है वो मेवाड़ पर किया जाए। हो सकता है कि मेवाड़ पर भी मैं जीत हासिल कर लूं, लेकिन मेवाड़ पर जब ये आक्रमण करता है 1517 टू 1518 का टाइम पीरियड होता है, तो खतौली का माना जाता है कि वो युद्ध जो था वो खतौली के युद्ध में मेवाड़ का जो शासक हुआ करता था राणा सांगा हुआ करता था। तो इसके जो इसके इसका जो सामना होता है वो राणा सांगा के साथ होता है। राणा सांगा जो था ये बहुत पावरफुल रूलर था, जिसमें राणा सांगा खतौली का युद्ध होता है जिसमें राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। तो इसमें जो पराजय होती है वो इब्राहिम लोदी की होती है। अब जब इसकी पराजय होती है तो ये चाहता था, बदला लेना चाहता था और उसी बदले के कारण ये चाहता था कि इब्राहिम लोदी जो चाहता था कि बदला लिया जाए। तो अगेन धौलपुर के निकट जो है ये फिर आक्रमण करता है जिसमें राजपूतों ने इसे जो है वो अगेन पराजित कर दिया था, यानी अगेन जो है ये राजपूतों से हार जाता है। तो मेवाड़ पर दो बार आक्रमण करने की कोशिश करता है और दोनों बार जो है वो हार जाता है। इब्राहिम लोदी जो है ये इसके जो सरदार थे ये सरदारों का भी टोटली ये दमन करना चाहता था। ये चाहता था कि इसकी सत्ता जो स्थापित हो वो राज्य में अकेले सत्ता स्थापित हो, पूरा वर्चस्व जो है वो इसी पर हो। तो ये एक तरीके से अपने जो सरदार वर्ग थे उनको दबा कर रखने की कोशिश करता था, क्योंकि इससे पहले ही हमने एक कथन में देखा कि जो कहता है कि अगर मैं किसी गुलाम को पालकी पर बिठा दूं और आदेश दूं तो मेरे सरदार जो है उस गुलाम को भी पालकी पर बिठा लेंगे। तो इससे ये देखने को मिलता है कि सरदारों में भी जो है धीरे धीरे असंतोष व्याप्त हो गया था और ये चाहते थे
ये चाहते थे जो इसके पिता के टाइम पीरियड में, यानी जो इब्राहिम लोदी के टाइम पीरियड के जो अच्छे सरदार थे, उसने इसने क्या किया, उनका भी टोटली दमन कर दिया और उनको जो है वो पद से निकाल करके कारागार में डलवा दिया और वहां पर उनकी हत्या कर दी। तो ऐसा माना जाता है कि जो ये कुछ कार्य जो थे ये इसके बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब थे, या कह सकते हैं बेवकूफी भरे थे, जिसके कारण सरदारों में जो है वो असंतोष व्याप्त हुआ। और यहीं से ऐसा माना जाता है कि बाबर को जो डायरेक्टली न्योता दिया गया था, जो बाबर यहाँ पे आता है और बाबर से इब्राहिम लोदी की पराजय होती है और फिर मुगल वंश की नींव रखी जाती है। तो ये यहाँ पे ये याद रखिएगा कि दिल्ली वंश का इब्राहिम लोदी जो था ये अंतिम सरदार था। सदी में इसने अपने ही अमीर पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी तथा राणा सांगा ने जो है वो बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ यहीं पे जो है वो आमंत्रित किया था। अब यहाँ पे देखते हैं कि बाबर का आक्रमण कैसे होता है। लाहौर के राज्यपाल जो है दौलत खां और इब्राहिम लोदी के चाचा हुआ करते थे आलम खान लोदी, ये जो थे इब्राहिम लोदी से बहुत ज्यादा असंतुष्ट थे, क्योंकि इब्राहिम लोदी जो था वो कहीं भी सूबेदार वगैरह नियुक्त नहीं करता था, टोटली राज्य जो है वो अपने अंडर में रखने की कोशिश करता था, जिसे इसकी जनता जो है और साथ ही में इसके चाचा आलम खान लोदी जो है इब्राहिम लोदी से बहुत ज्यादा असंतुष्ट हो गए थे। और उस समय बाबर जो था वो कहाँ पे रूल कर रहा था, काबुल में रूल कर रहा था। तो डायरेक्टली ये खुद ही बाबर को न्योता देते हैं कहां पर, दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने के लिए। तो बाबर के बीच और इब्राहिम लोदी के बीच माना जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था अप्रैल 1526 में, जिसमें युद्ध में बाबर के हाथों ही जो है वो इब्राहिम लोदी के जो है वो हार हुई थी। और इसी युद्ध में जो है वो इब्राहिम लोदी जो है वो मारा जाता है। ऐसा ये भी माना जाता है कि इब्राहिम लोदी जो है वो मध्यकालीन भारत का एकमात्र ऐसा रूलर था जो कि युद्ध भूमि में ही मारा गया था। साथ ही में इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ साथ ही अब दिल्ली सल्तनत का यहीं से हम देखते हैं कि अंत हो गया था। और नेक्स्ट जो सत्ता स्थापित हुई थी वो हुई थी मुगल वंश की। तो मुगल वंश की कहानी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये क्लास के बाद एक और नेक्स्ट क्लास आएगी जिसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में हम राजनीतिक गतिविधियां, प्रशासनिक, सांस्कृतिक सारी एक समराइज वे में पूरी दिल्ली सल्तनत की देखेंगे। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे मुगल वंश। तो आज जो था ये हमने लोधी वंश पढ़ा, नेक्स्ट उसमें दिल्ली सल्तनत की स्थिति पढ़ेंगे कि क्या क्या स्थितियां थी। तो आज के लेक्चर में हम यही तक रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। साथ ही में न्यू अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।